हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आज आप लोगों के लिए जो रेट में नया टॉपिक आपके सिलेबस में है एनसीएफ 2005, तो यहाँ से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत शानदार टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है दोस्तों। इसके कुछ निश्चित बिंदु हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हीं बिंदुओं को अपन कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद में एनईपी 2020 भी आप लोगों को करवा दूंगा, आरटीई 2009 करवा दूंगा। आप लोगों को अगर शिक्षण विधियों की जो क्लासें डाल रखी हैं नहीं देखी हो तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासों को देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज एनसीएफ 2005 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण। दोस्तों ब्लूप्रिंट का मतलब होता है जब टीचर किसी एग्जाम्स के लिए पेपर बनाता है, मतलब क्वेश्चन पेपर सेट करता है। तो ब्लूप्रिंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं और किस पार्ट से कितने अंक भार के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो समान अंक भार देखते हुए और समान वेटेज से क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके लिए एक मतलब क्वेश्चन पेपर का कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है, उसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है दोस्तों। तो आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण निर्माण। परीक्षण निर्माण होता है जो ब्लूप्रिंट का महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों, परीक्षण निर्माण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ब्लूप्रिंट का निर्माण, परीक्षण निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट का गठन किया जाता है दोस्तों। समान अंक भार, उद्देश्य के अनुसार अंक भार के लिए ब्लूप्रिंट का उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? लैंग्वेज का ध्यान रखना, लैंग्वेज थोड़ी घुमा कर दे रहा है एग्जामिनर। यूपी टेट 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो रीट में आने की भी संभावना बनती है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता और विश्वसनीयता। दोस्तों वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, वैधता, विश्वसनीयता ये सब एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है, जबकि अभिक्षमता कोई इसकी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम शामिल है। तो कौन से अनुच्छेद में शामिल है दोस्तों? ध्यान रखना, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है दोस्तों, किस अनुच्छेद में शामिल है दोस्तों? तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार में शामिल है अनुच्छेद 21A में। आपके सामने 0 से 6 से 14 वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। सरकारी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, अर्थात कक्षा 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों। और आजकल तो गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना भी चलाई जा चुकी है, उसमें 2 सेट यूनिफॉर्म के दिए जाते हैं बच्चों को, साथ ही 200 रुपये यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए भी डायरेक्ट उनके अकाउंट में प्रोवाइड करवाए जाते हैं दोस्तों। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक, क्योंकि मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, बाल कल्याणकारी योजनाएं आपके सिलेबस में है तो आपको वहाँ पे पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, तो अपन इनके साथ बात कर सकते हैं। और मैंने बाल कल्याणकारी योजना की क्लास भी डाल रखी है, आप लोगों को देखना चाहिए। और पन्नादाय योजना भी चलाई जा चुकी हैं जिसमें दूध, उसका नाम बाल गोपाल योजना था, उसमें बच्चों को दूध पिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? रेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, हल्के में नहीं लेना, क्योंकि
जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। रेट 2021 में जितने क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से किसी भी शिफ्ट में पूछे गए हो, पूरे क्वेश्चन मैंने ले लिए आज के सेशन में। तो सेशन को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी भाई बहन रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 की नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी, डॉक्टर कृष्णा कुमार, पर अरविंद अहिर, प्रोफेसर यशपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइट आंसर है जो आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4 नंबर ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल है दोस्तों, तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, रह चुके थे मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की सिफारिश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एनसीएफ 2005 में फिक्स प्रावधान कर रखे हैं। तो कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए जो गृह कार्य हैं कितने घंटे की सिफारिश की गई है? 2 घंटे प्रतिदिन, 3 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे या फिर 5 घंटे। राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपके सामने 2 घंटे प्रतिदिन गृह कार्य की सिफारिश की गई है दोस्तों, जो आपके सामने ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कक्षा 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए 2 घंटे प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो बालकों के जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना और घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना तथा एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना 14 वर्ष के पश्चात। बिल्कुल सही बात है। अध्यापकों को शिक्षण प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करता है, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करता है, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनको एडमिशन के लिए एकेडमिक कैलेंडर निर्धारित किया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था की बात नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, 6 से 14 वर्ष की और इनकी बात करता है, जबकि आपके 14 वर्ष के बाद की शिक्षा की बात नहीं करता। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत? क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत साइकोलॉजी में किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत पूछ रहा हूं मैं। क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? इसका उत्तर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। अधिगम आपके टॉपिक हैं, तो अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों। क्रिया प्रसूता अनुबंधन किनके द्वारा दिया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन या सामान्यीकरण, तो कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। तो एक्टिविटी का क्रियान्वयन और मूल्यांकन ही आपके सामने क्रिया को अनुसंधान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? रेट 2021 के क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने पूछे जा चुके हैं, रिपीट होने की संभावना है या फिर यहीं से जो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं वहीं से क्वेश्चन रिपीट होएगा दोस्तों। तो कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य तार्किक चिंतन की अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना या ऐतिहासिक जगहों की परिभ्रमण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक, बिल्कुल कल्चरल के बारे में भी, आपको कल्चर के बारे में भी ध्यान होना चाहिए, इसलिए जागरूक करने के लिए यह जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है दोस्तों आपके सामने, संपूर्ण पाठ्यक्रमे यत आकलनम भवति तत् कथ्यते। दोस्तों ये संस्कृत लैंग्वेज है, थोड़ी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में जो आकलन होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है प्रारंभिक आकलन, नैदानिक आकलन, निर्माणात्मक आकलन, योगात्मक आकलन। राइट आंसर हो जाएगा समेटिव असेसमेंट, जिसे योगात्मक आकलन कहते हैं। आकलन 2 प्रकार के आप लोगों ने पढ़े थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FA, या फिर दूसरा है समेटिव असेसमेंट जिसको बोलते हैं SA। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पक्का छपेगा एग्जाम में। स्कूल वाक्यता 2020 में पूछा गया है दोस्तों, आरपीएससी स्कूल वाक्यता फर्स्ट ग्रेड में। तो समानता, गुणवत्ता व परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुर्गाहे त्रिकोण किसने कहा था? कथन का एक क्वेश्चन तो पूछना तय है, पूछेगा, पक्का पूछेगा। तो समानता, गुणवत्ता और परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुर्गाहे त्रिकोण किनके द्वारा कहा गया है? प्रोफेसर जेपी नायक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे, हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ, एक बार शिक्षण विधियों की क्लास से देख लीजिए। राजस्थान जीके की रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए जो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है उसको देख लीजिए। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन छपने वाले हैं, हूबहू आएंगे यहाँ से अपनी क्लासों से, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड की जाती हैं। सीखने के लिए सिखाना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के लचीले रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? शिक्षा बिना बोझ के प्रतिवेदन 1993, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिक प्रतिवेदन 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। दोस्तों, जो सीखने के लिए सिखाना है, जो सिखाया उसे छोड़ने की, इसका जो उद्देश्य है, ये किसका उद्देश्य था? महत्वपूर्ण उद्देश्य था दोस्तों किसका? जिसको आज अपन पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन आपके साथ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो स्कूलों में किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनाने पर जोर देता है एनसीएफ 2005? किसकी बात करता है दोस्तों? उदार पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए हो, लचीली पाठ्यचर्या जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए हो, सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कि ऐसी पाठ्यचर्या जो आपके सामने सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो या औसत बालक हो, सभी के लिए उपयोगी शिक्षा की बात करता है एनसीएफ 2005। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? दोस्तों एक बात ध्यान रखना, सत्य असत्य वाली जो लाइन को आप लोग क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही अंडरलाइन कर लीजिएगा। एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अपन अगर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दबाव रहता है पेपर का, इसलिए क्वेश्चन को गलत पढ़ बैठते हैं और उसकी वजह से एक या दो क्वेश्चन तो अपने वैसे ही गलत हो जाते हैं। अपन क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान नहीं देते। वो पूछ रहा था नहीं है, अपन आंसर दे देते हैं नहीं है, या है का आंसर दे देते हैं, उल्टा दे देते हैं। तो इसने देखो असत्य नहीं अर्थात सत्य कथन पूछा है ओनली फॉर। उसने डायरेक्ट सीधा नहीं बोला कि सत्य कौन सा है, जबकि असत्य नहीं है अर्थात असत्य नहीं है का मतलब सत्य है। तो केवल सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, केवल सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, ना तो सामाजिक। कुल मिला के बात यह है, एनसीएफ 2005 इसकी बात करता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। जो आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा इति से कया संस्था लिखने माध्यम बहुत ही। तो ये किसके माध्यम से? एनसीईआरटी का कथन है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाहर विहीन अधिगम निम्नलिखित में समिति की रिपोर्ट का नाम है। तो किस समिति की रिपोर्ट का नाम है बाहर विहीन अधिगम? मतलब बिना बोझ के अधिगम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीधा नहीं बोला उसने कि बिना बोझ के अधिगम की बात है, नहीं, बाहर विहीन अधिगम की बात कौन सी समिति करती है? बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यशपाल समिति, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे दोस्तों, इनके द्वारा आपके सामने बाहर विहीन अधिगम अर्थात बिना बोझ के शिक्षा के अधिगम की, बिना बोझ के अधिगम की बात कही है प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की है? शिक्षा आयोग, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, मुदालियार आयोग। दोस्तों शिक्षा आयोग 1986 जिसके अध्यक्ष 66 से जिसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, कोठारी आयोग भी कहा जाता है इसको। इनके द्वारा छात्रों को व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की बात कही गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? देख लो, नहीं है पूछा है उसने वापिस से। तो 2005 एनसीएफ 2005 के 5 निर्देशक के उनमें से कौन सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त होना, व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना। सी नंबर ऑप्शन, यह इसका उद्देश्य नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना बिल्कुल राइट आंसर है, और रटन प्रणाली के स्थान पर उसको मुक्त करना ये भी है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सुनिश्चित करना जो पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तक के बाहर भी जाती हो, यह भी था उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्कालीन प्रतिक्रिया देना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि पर लगातार व्यवस्थित, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। योगात्मक आकलन बोलते हैं दोस्तों जो साल भर के बाद में जो आकलन किया जाता है उसको योगात्मक आकलन, अर्थात वार्षिक परीक्षा से समझो आप लोग। वार्षिक जो परीक्षा होती है उसको योगात्मक आकलन कहा जाता है। जबकि आपके सामने जो एग्ज़ाम के बीच बीच में, सत्र के बीच बीच में एग्ज़ाम होते रहते हैं, टेस्ट वगैरह, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? उनको रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटा है। तो आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 की बात करता है। तो शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। रेट 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, लेवल 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब 2016 का क्वेश्चन है, 7-8 साल पहले पूछा गया है, तो रिपीट हो सकते क्वेश्चन, वही पूछे जाते हैं जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो पुराने क्वेश्चन तो आप लोगों को पूरे कंप्लीट देख लेना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को डायरेक्ट मिल रहे हैं इजी ट्रैक पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 45 घंटे की बात करता है दोस्तों आरटीई 2009, एक सप्ताह में 45 घंटे की बात करता है। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 बल देता है, किस बात पर बल देता है? रीट लेवल 1 का क्वेश्चन है, 2016 में ही पूछा गया था ये भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए लगातार बेहतरीन सेशन लाता रहूँगा। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल पर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर सीखने पर, करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है दोस्तों। लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल एक सही है, 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों सही है, बिल्कुल सही है। छात्रों के सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना व्यक्तिगत और मानसिक स्तर को भी विकसित करता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीट लेवल 2 2016 में लेवल 2 में पूछा गया है दोस्तों। जो आरटीई 2009 है ये पूरे देश में लागू कब हुआ था दोस्तों? लागू करने की तिथि अलग है और आरटीई 2009 है, तो लागू कब हुआ था दोस्तों?
1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2010। राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था दोस्तों। आरटीई लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। बी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरटीई 2009 के अनुसार सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कूट में आपको आंसर देना है। तो कौन सा कथन सही है आरटीई 2009 के संदर्भ में? इसके अनुसार कक्षा कक्ष अधिक समझातीय हैं। धारा 3 में अनिवार्य का तात्पर्य सरकार प्रवेश उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। कक्षा 6 से 8 में 100 से ऊपर बच्चों को पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक और शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट देखिए दोस्तों, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर 4। ये सभी जो 4 कथन दिए रखे हैं ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी बिल्कुल सत्य हैं आरटीई 2009 के बारे में। समावेशी शिक्षा के बारे में सही क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समावेशी शिक्षा किस बात की बात करता है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा, 1 व 2 दोनों, विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा, समग्र शिक्षा, समावेशी शिक्षा बात करता है दोस्तों। समावेशी शिक्षा सभी के लिए शिक्षा से मतलब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम संबंधों की व्याख्या की है। तो शिक्षण अधिगम संबंधों की व्याख्या किनके द्वारा की गई है? थॉमस ग्रीन, क्रोनबेक, स्मिथ, मैकडोनाल्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोट देखिए आपके सामने। इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। थॉमस ग्रीन, क्रोनबेक, स्मिथ और मैकडोनाल्ड शिक्षण अधिगम संबंधों की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण एवं अधिगम के संबंध के तत्व कौन कौन से हैं? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम और शिक्षण परिस्थिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तथा शिक्षण परिस्थिति उपरोक्त सभी हैं दोस्तों जो शिक्षण प्रक्रिया में संबंधित हैं। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का स्तर जो अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला है। शिक्षण का स्तर जो अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, सभी। दोस्तों शिक्षण का स्तर जो अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला है। स्मृति स्तर है दोस्तों जो सभी की आधारशिला है, वे स्मृति स्तर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति स्तर सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोध स्तर के शिक्षण के बारे में सही है। तो बोध स्तर के बारे में क्या सही है? उद्देश्य केंद्रित सूझबूझ पर बल देता है, प्रत्येक के स्वामित्व पर बल देता है, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। बोध स्तर के बारे में उपयुक्त सभी कथन सही है क्योंकि उद्देश्य केंद्रित होता है, सूझबूझ पर बल देता है, प्रत्येक के स्वामित्व पर शिक्षक छात्र दोनों सक्रिय होते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, चिंतन स्तर के शिक्षण के बारे में सही है। तो चिंतन स्तर के बारे में कौन सा कथन सही है? समस्या केंद्रित, विचारवान एवं सर्वोच्च स्तर। बिल्कुल सही बात है। समस्या केंद्रित है, विचारवान है, सर्वोच्च स्तर है। स्मृति व बोध स्तर का समावेश सही है। निबंधात्मक प्रश्नों का उपयोग भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चिंतन स्तर के बारे में उपयुक्त कथन सभी सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यथार्थवत शिक्षण की विशेषता है। तो यथार्थवत शिक्षण की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन देखिए। 1966 में क्रंकसेक ने अमेरिका में इसका उपयोग किया। बिल्कुल सही बात है। यथार्थवाद शिक्षण की बात किनके द्वारा की गई? क्रंकसेक ने अमेरिका में यथार्थवाद शिक्षण का प्रयोग किया था दोस्तों। कृत्रिम परिस्थिति में यथार्थवाद शिक्षण है। इसके 3 तत्व निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन होते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यथार्थवाद देख लो आप लोग, क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाना सीखो दोस्तों। यथार्थवाद शिक्षण के 3 तत्व कौन कौन से हैं? निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन। 3 तत्व किसके हैं? यथार्थवाद शिक्षण के। इसमें 3 प्रमुख भूमिका शिक्षक, छात्र और निरीक्षक के रूप में छात्रों द्वारा दी जाती है। तीनों भूमिका छात्र निभाते हैं। राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 1 सभी। उपरोक्त तो सभी विशेषता है यथार्थ शिक्षण की। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के अनुकूलन के बारे में सही है। तो शिक्षण प्रक्रिया में अनुकूलन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह विशिष्ट बालक बाधित असमर्थी बालकों के शिक्षण की पूर्ति किया जाता है। मंद अधिगमी बालकों हेतु सुधारात्मक शिक्षण परिविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता है। सही बात है। शिक्षण प्रक्रिया के अनुदेशन शिक्षण विधि परिविधि में अनुकूलन किया जाता है। सही है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त सभी हैं जो शिक्षण प्रक्रिया में अनुकूलन के बारे में सही कथन है। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सही सत्य कथन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माइक्रो टीचिंग की बात, माइक्रो टीचिंग आपने बीएड ट्रेनिंग के दौरान की होगी। किसी भी जो आपके सामने शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक 36 मिनट समय निर्धारित किया गया एनसीईआरटी के द्वारा माइक्रो टीचिंग के लिए। कितना? 36 मिनट का। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में NFWHLN के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की बात की जाती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है किस माइक्रो टीचिंग सर्वप्रथम कहाँ पर प्रयुक्त हुई? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में माइक्रो टीचिंग की बात की गई है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए इसके बारे में सत्य कथन बताना है। यह एक वास्तविक शिक्षण एवं पृष्ठपोषण शिक्षण है। सही बात है। सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्था वो शिक्षण कौशल 23 होते हैं। सही बात है ये भी। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन व एचरिस ब्रूस ने 1961 में किया। नाम ध्यान होना चाहिए, एक तो एलन और एचिसन बुश, ये 3 नाम है, 2 नाम है दोस्तों, एलन व एचिस व बुश। इनके द्वारा शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण की बात की है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण कौशल विकास में होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर ऑप्शन। उपयुक्त सभी दोस्तों, आपको एग्जाम में आप लोगों को भी 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं। 4 तो क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे, 5वां ऑप्शन क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों? आपको मिलेगा अनुत्तरित प्रश्न। तो अगर आपको नहीं करना है तो अनुत्तरित प्रश्न भर देना है, लेकिन नए रीट में तो अभी माइनस मार्किंग नहीं है, तो 5वां ऑप्शन तो क्यों भरोगे दोस्तों? उन 4 में से ही भरना है, क्योंकि अगर तुक्का लग जाए तो अपन का भी काम हो जाएगा दोस्तों। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आंख बंद करके ही उसको भगवान का नाम लेकर आप लोग लगा देंगे कि भगवान मेरा सही हो जाना चाहिए। उसी को बोलते हैं दोस्तों तुक्का लगाना। और माना कि 10 में से आपके 2 भी तुक्के सही निकले तो बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों एग्जाम में। तो 5वां ऑप्शन रीट में मत भरना प्यारे दोस्तों। रीट पात्रता में नहीं भरना, 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम में भर देना। 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा, वहाँ पर टीचर बनना है तो। सूक्ष्म शिक्षण में सही है। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सही कथन कौन सा है? प्रयोग प्रशिक्षण संस्था में किया जाता है। भारत में प्रयोग 1974 के पासी व साहा ने किए। सही बात है। सूक्ष्म शिक्षण अवस्था ज्ञान प्राप्ति शिक्षण कौशल व अंतरण होती है। सूक्ष्म शिक्षण अर्थ लघु कथा, लघु पाठ्य वस्तु व लघु कालांश होता है। उपरोक्त कथन सभी सही हैं। सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग के बारे में सभी सही है। अगला देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नवीन तथ्य व सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये सही कथन है कि स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में। क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्तिनिष्ठ व्यवहारिक होता है। सही है। सामान्यीकरण नहीं किया जाता। सही बात है। लेकिन असत्य पूछा है अर्थात कौन सा सही नहीं है? तो नवीन तथ्यों सिद्धांतों की प्रतिपादन करने की ऐसी कोई बात नहीं करता है क्रियात्मक अनुसंधान। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वीडियो को लगा दीजिए ताकि सभी दोस्तों को इसकी सूचना मिल जाए। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही नहीं है तो ऊपर कर लिया, यहाँ पूछ रहा है सही है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही कौन सा है? प्रोजेक्ट व किंडरगार्टन इसी की देन है दोस्तों। किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है?
फ्रोबेल महोदय। किंडरगार्टन विधि बालोद्यान विधि भी कहा जाता है। शिक्षक को उसने माली कहा है, बच्चों को फूलों के फूल कहा है, पौधे के फूल। और किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक फ्रोबेल महोदय, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही है, प्रोजेक्ट और किंडरगार्टन इसकी देन है। कक्षा व विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, सही बात है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक समस्या व समाधान से संबंधित है। यह कक्षा व विद्यालय की समस्याओं का क्रमबद्ध प्रयोगात्मक अध्ययन है। कूट देखिए दोस्तों, बी सी और बी डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उपरोक्त सभी हैं जो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर सही कथन बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा कथन सही है? शैक्षिक अनुसंधान दो प्रकार का, मौलिक व क्रियात्मक। सही है बात, मौलिक और क्रियात्मक दो प्रकार का होता है दोस्तों शैक्षिक अनुसंधान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैक्षिक अनुसंधान कितने प्रकार का, कौन कौन से? मौलिक और क्रियात्मक दो प्रकार। शिक्षा अनुसंधान में 6 सोपान होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा अनुसंधान के 6 सोपान है। शिक्षा अनुसंधान के अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ आयाम होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में अपेक्षित शैक्षिक योग्यता आवश्यक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर ऑप्शन। उपयुक्त सभी हैं दोस्तों, जो सभी सही कथन है दोस्तों। सही पूछा था तो सभी कथन सही है। वापिस वैसा ही क्वेश्चन है, इनमें से सही कौन सा है? डेविस ने शिक्षण को उच्चतम शिक्षक प्रक्रिया, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया कहा है। किसने कहा है? पूछ सकता है। तो डेविस महोदय ने शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया कहा है। मानव प्रक्रिया की 3 अवधारणा संप्रत्यय स्कॉट दिया है, स्कॉट ने दिया है। डेविस ने शिक्षक को प्रबंधक कहा है, मैनेजमेंट कहा है दोस्तों। शिक्षण अधिगम प्रबंध डेविस ने दिया, सही। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला देखिए दोस्तों, फ्लेडर के बारे में सही नहीं है। तो फ्लेडर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फ्लेंडर्स की प्रविधि का प्रयोग शाब्दिक व्यवहार में होता है। फ्लेंडर्स की कक्षा निरीक्षण प्रविधि में वर्ग प्रणाली व संकेत प्रणाली का प्रयोग। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक के 7 वर्गों, छात्र के 2 वर्ग होते हैं। और 4 नंबर ऑप्शन है वह है दोस्तों, फ्लेंडर प्रविधि में सामाजिक भावनात्मक का निरीक्षण नहीं किया जाता। 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।